Hello everyone. Today's topic is formal proof of validity rules of inference. सबसे पहले कि फॉर्मल प्रूफ ऑफ वैलिडिटी की ज़रूरत क्या है, क्योंकि इसके पहले ट्रुथ फंक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। तो ट्रुथ फंक्शन के थ्रू भी वैलिडिटी प्रूफ की जा सकती है या इनवैलिडिटी का पता लगाया जा सकता है। सो Actually, sometimes truth table are not practical when we have a large number of variable. अगर हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल हैं, हम शॉर्ट ट्रूथ टेबल या लॉन्ग ट्रूथ टेबल के थ्रू जैसे पता करते थे, तो ये जो एन होता है हमारा, ये क्या होता है, नंबर ऑफ वेरिएबल, है ना। तो सपोज वी हैव एन आर्ग्यूमेंट विथ 5 प्रपोजिशनल वेरिएबल. So with 5 propositional variable, the truth table will have 32 lines which may be complex or contain error potential, कि जिसको बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और हो सकता है उसमें एरर भी हो जाए. अगर उसमें से एक भी मिस्टेक हो गया तो पूरा का पूरा ट्रुथ टेबल गलत हो सकता है. ठीक है, तो इसमें टाइम भी जाता है और इसमें बहुत बहुत आपको प्रिकॉशन लेना पड़ता है कि कहीं कोई लाइन गलत ना हो जाए, कहीं टी की जगह एफ ना लिख जाए, है ना. सो इसके बाद अगर हमें इस मेथड से बचना है तो एक और मेथड है. In this situation, we can find validity or invalidity of the argument by formal proof of validity. Formal proof of validity ये क्या है? Now we can prove its validity by applying certain rules of inference in a few line. मतलब हमें पूरा 32 लाइन का 32 लाइन का टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है. कुछ 4 और 5 लाइन में भी हम उसकी वैलिडिटी, आर्ग्यूमेंट की वैलिडिटी या इनवैलिडिटी को जस्टिफाई कर सकते हैं. This is exactly the advantage of formal proof. So formal proof of validity is not a mechanical process. It is a decision process. कि ये एक अंत में आके हमको एक डिसीजन मिलता है कि हाँ, हम पूरा वैलिड आर्ग्यूमेंट हमें मिला है, हमने प्रूफ किया है, क्योंकि हमारा जो कंक्लूजन होता है वो प्रूफ करना होता है और हम उसे इन रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस के थ्रू प्रूफ करते हैं. फर्दर, द फॉर्मल प्रूफ ऑफ वैलिडिटी डज नॉट हैव अ फिक्स्ड प्रोसेस. फिक्स्ड प्रोसेस का मतलब ये नहीं है कि आपका एक सर्टेन फार्मूला दे दिया गया है और आपको हर जगह वही अप्लाई करना है ना. जैसे कि ट्रुथ फंक्शन में होता था कि भाई आपका ये पी वेज क्यू का ट्रुथ फंक्शन है या पी हॉर्शू का ट्रुथ फंक्शन है. ऐसा नहीं है, यहाँ पे कोई फिक्स प्रोसेस नहीं है. वी नीड डिफरेंट स्ट्रेटजी फॉर ईच आर्ग्यूमेंट. देयर इज नो यूनिवर्सल मेथड टू सॉल्व ऑल द आर्ग्यूमेंट. कोई यूनिवर्सल मेथड नहीं है. इफ we can construct a formal proof of argument, then argument will be valid. अगर हम एक आर्ग्यूमेंट का फॉर्मल प्रूफ कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं तो वो क्या होगा, आर्ग्यूमेंट वैलिड होगा. अदरवाइज वो क्या होगा, इनवैलिड. ठीक है, बट what is a problem here? It is also possible that argument is valid but we are not able to form its formal validity because of complexity. कि वो आर्ग्यूमेंट इतना बड़ा है या उसमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है कि हम उसको हम सही फार्मूला उसमें पुट नहीं कर पा रहे हैं, है ना. तो कई बार ये होता है कि आर्ग्यूमेंट तो वैलिड है लेकिन हम नहीं अच्छे से कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं, है ना. तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसमें किसकी ज़रूरत होती है, प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है. द फॉर्मल प्रूफ ऑफ वैलिडिटी is half decision process. We need another decision procedure which can establish formal proof of validity or invalidity in a certain way. There are 23 rules of inference which help in constructing formal proof of validity.
These rules are tautological. Tautological, it means it will be true in every condition and they are valid forever. They are self evident. उनको proof करने की ज़रूरत नहीं है. They are self evident because they themselves are beyond proof. They are basis of validity. Now, rules of inference. So rules of inference are the rules that permit valid inference from a statement assumed as premises. So first, 9 elementary valid argument forms, 10 logical equivalence, 4 rules governing instantiation and generalization in quantified logic. So आज हम करते हैं 9 elementary valid argument forms. Any one of a set of specified deductive argument that serve as rule of inference and that may be used in constructing a formal proof of validity. This is the explanation of elementary valid argument. कि एक ऐसा डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट का सेट है ना कि जिसको हम रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस की तरह यूज़ करते हैं और वो वैलिडिटी को प्रूव करता है. तो हम फर्स्ट देखेंगे मॉडस पोनेंस. ये इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी है MP. Modus ponens is a valid simple argument form sometimes refers to as affirming the antecedent or law of detachment. It is closely related to another valid form of argument, modus tollens, जो हम अभी इसके बाद पढ़ेंगे, denying the consequent. ठीक है. अब हम देखते हैं कि ये क्या है. affirming the antecedent. जैसे ये हमारी फॉर्म है P horseshoe Q. ठीक है. then P therefore Q. ये मॉडर्न सिम्पोनेंस का फॉर्मूला है कि अगर आपको ये दिया हुआ है, ये दो प्रेमिसेस दी हुई हैं, तो आप ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं. इसके बाद अगर हम इसके कुछ वैलिड और इनवैलिड केस देखें, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बार हमें कन्फ्यूजन हो जाता है. देखिए हमारी जो वैलिड फॉर्म है वो तो ये है P horseshoe Q, P therefore Q. ठीक है. अब मान लो हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. निगेशन P horseshoe निगेशन Q. अब यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, एंटीसीडेंट सेम होना चाहिए. निगेशन P, इसके बाद हम Q को एज इट लिखते हैं. निगेशन Q. कहने का मतलब कि जो कंक्लूजन हमारा होता है वो कॉन्सिक्वेंट होता है. देखिए ये होता है एंटीसीडेंट, ये होता है कॉन्सिक्वेंट. ठीक है. तो एंटीसीडेंट अगर सेम है तो हमारा कंक्लूजन जो कॉन्सिक्वेंट है वो भी सेम होगा. एक और एग्जाम्पल में अगर बताऊं आपको, P डॉट Q R, P डॉट Q therefore R. अब देखिए इसमें भी हमारा P, इस पूरे को आप P रेफर करोगे, इस पूरे को P है ना, तो ये दोनों सेम है, तो कंक्लूजन क्या निकलेगा, R. ये सब क्या है, वैलिड फॉर्म्स हैं. ठीक है. अब अगर हम इनवैलिड देखें, क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है. अब ये दिया हुआ है निगेशन P horseshoe Q और यहाँ पे मान लो P दे दिया. ठीक है. इसके बाद कंक्लूजन क्या होगा, Q. ये इनवैलिड है. क्यों, क्योंकि हमारा एंटीसीडेंट सेम नहीं है. यहाँ निगेशन P है और ये P है ना, सो हमारा एंटीसीडेंट सेम नहीं है, तो ये इनवैलिड है. अनदर एग्जाम्पल P horseshoe Q निगेशन P therefore निगेशन Q. ये देखिए यहाँ पे भी एंटीसीडेंट सेम नहीं है,
और हमारा जो कॉन्सिक्वेंट है वो भी सेम नहीं है, तो ये क्या है, इनवैलिड फॉर्म्स हैं। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आता है मॉडस टॉनेंस, जो मैंने अभी आपको बताया था कि ये मॉडस टॉनेंस का अपोजिट है। तो इट मीन्स डिनाइंग द कॉन्सिक्वेंट एंड डिनाइंग द एंटीसीडेंट। क्यों, अब देखिए ये इसकी फॉर्म है पी हॉर्स क्यू। हम पहले क्या कर रहे हैं, डिनाइंग द कॉन्सिक्वेंट। जैसा कि मैंने बताया ये एंटीसीडेंट है, ये कॉन्सिक्वेंट है, तो हमारा ये कॉन्सिक्वेंट है जिसको हम डिनाई कर रहे हैं। डिनाई का मतलब होता है निगेशन, ठीक है, और डिनाइंग द एंटीसीडेंट, ये हम यहाँ पे कंक्लूजन क्या है, कॉन्सिक्वेंट, डिनाइंग द एंटीसीडेंट, ठीक है। तो ये हमारी पहली प्रेमिसेस, ये दूसरी प्रेमिसेस, ये तो अगर आपके पास ये दो प्रेमिसेस हैं तो आप ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसकी अगर मैं आपको वैलिड और इनवैलिड फॉर्म्स बताऊं, सो वैलिड आपकी ये हो सकती हैं पी और शू निगेशन क्यू, क्यू देयरफॉर निगेशन पी, ठीक है। अब आप देखिए जैसा कि हमने कहा डिनाइंग द कॉन्सिक्वेंट। अब देखिए ये ना उल्टा होता है, डिनाइंग अगर क्यू है डिनाइंग द कॉन्सिक्वेंट हो जाएगा निगेशन क्यू, अगर निगेशन क्यू है तो डिनाइंग द कॉन्सिक्वेंट हो जाएगा क्यू, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या था, निगेशन क्यू, तो यहाँ क्यू आ गया, यहाँ पी था तो निगेशन पी आ गया, तो ये क्या है, वैलिड है। अब अगर इनवैलिड की बात करें, पी और शू निगेशन क्यू, निगेशन क्यू निगेशन पी। अब देखिए यहाँ पे एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। तो पहले हम कॉन्सिक्वेंट की डिनाई देखें तो ये दोनों सेम है, इसका मतलब यहाँ पे कोई डिनाई नहीं कर रहा है, ये तो एक बिल्कुल सेम हो गए, ठीक है। हाँ, डिनाइंग द इंसिडेंट है लेकिन कॉन्सिक्वेंट तो सेम है ना, तो ये क्या हो गई, इनवैलिड फॉर्म होगी। इसके बाद देखते हैं हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म। हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म क्या होता है, इन दिस रूल बोथ द प्रेमिसेस आर कंडीशनल स्टेटमेंट एंड दे वन कॉमन कंपोनेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट यानी हॉर्सशू से कनेक्टेड होंगी एंड कॉमन कंपोनेंट होगा, उनमें कोई ना कोई कॉमन कंपोनेंट होगा विच इज एंटीसीडेंट इन वन प्रेमिसेस एंड कॉन्सिक्वेंट इन अदर। अब आप देखो P horseshoe Q, Q horseshoe R, therefore P horseshoe R, ये दोनों प्रेमिसेस हैं, ठीक है, और दोनों प्रेमिसेस कंडीशनल स्टेटमेंट हैं, हॉर्सशू के थ्रू कनेक्टेड हैं। इनमें कॉमन क्या है, Q। इसको हम ऐसे क्रॉस में भी जज कर सकते हैं, ऐसे स्लैंटिंग लाइन में। कॉमन क्या है, Q, बचा क्या, P एंड R। ये मैथ की तरह भी, मैथ में ऐसे फॉर्मूले यूज़ होते हैं, ठीक है। तो हम कॉमन को कट करके जो रेस्ट है उसको हम लिखते हैं P हॉर्सशू R। ये है हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म HS। इसकी वैलिड फॉर्म अगर देखें तो होगा Q हॉर्सशू R, P हॉर्सशू Q, देयरफॉर P हॉर्सशू R। देखिए यहाँ पे एक वन कॉमन कंपोनेंट है ना Q, और क्या बच रहा है, P और R। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, लाइन आपके ऐसे भी जा सकती है, लाइन आपकी ऐसी भी जा सकती है, हमें ये देखना है कि कॉमन क्या है और फिर उसके अलावा जो बचता है वो लिख देते हैं, ये वैलिड है। इनवैलिड में अगर देखें P हॉर्सशू Q, R हॉर्सशू Q, P हॉर्सशू R,
देखिए ये इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि ये जो कॉमन है ये क्या कर रहा है, ये आपका स्ट्रेट लाइन बन रहा है, इसलिए। ठीक है, ये हो गया इनवैलिड। अब हम देखते हैं डीएस। डीएस क्या है? डिसजंक्टिव सिलोजिज्म। In DS, two alternatives are given. Alternatives means आपका which use होगा. If one alternative is denied, then other alternative is to be accepted. So P, which Q, ये दो alternatives आपको दिए हैं, ये alternative statement है। अगर वो कह रहा है कि if one is denied, suppose ये हमारा negation P है ना, तो दूसरा क्या होगा? अदर ऑल्टरनेटिव टू बी एक्सेप्टेड, ये एज इट आ जाएगा। ये हो गया हमारा डीएस, डिसजंक्टिव सिलोजिज्म। अब इसमें जो वैलिड है वो आपको ऐसे पता चल सकता है, निगेशन पी वेज क्यू, पी हॉर्शू क्यू। ठीक है, ये देखिए आपका एक क्या है, ऑल्टरनेटिव इज डिनाइड, ये नेगेशन पी था, यहाँ पी है ना, एक दूसरे का अपोजिट है, तो हमारा क्यू एज इट आ गया, ये वैलिड है। इनवैलिड देखते हैं, नेगेशन पी वेज क्यू, नेगेशन पी नेगेशन क्यू। इसमें देखो ये हमारा डिनाइंग नहीं है, एक ये दोनों सेम है ना, तो ये क्या हो गया? इनवैलिड। इसके बाद है कंस्ट्रक्टिव डायलेमा, CD। इसमें क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर्ग्यूमेंट इन मॉडस पोनेंस। देखिए एक ये है और एक ये है ना, ये कॉम्बिनेशन यानी डॉट के थ्रू ये जुड़ा हुआ है। हेयर मेजर प्रेमिसेस हैज टू डिफरेंट कंडीशनल स्टेटमेंट, ये हो गया ना कंडीशनल, ये आपकी पहली प्रेमिसेस है, मेजर प्रेमिसेस है, और ये क्या है आपके? टू डिफरेंट कंडीशनल, एक ये है एक ये है, विच इज कनेक्टेड बाय कंजक्शन, है ना, एंड सेकेंड प्रेमिसेस इज ऑल्टरनेटिव बिकॉज इट इज कनेक्टेड बाय विच। It permits that if P horseshoe Q dot R horseshoe S is true and P which R is also true, then Q which S must be true। इसको हम ऐसे देखते हैं, ये देखिए ये दो फॉर्म है, R horseshoe S, P which R therefore Q S। ठीक है, हम इसको ऐसे देखते हैं कि इस कंडीशनल स्टेटमेंट का एंटीसीडेंट यहाँ आया, इस कंडीशनल स्टेटमेंट का एंटीसीडेंट यहाँ आया, ये दोनों ऑल्टरनेट हैं, बचा क्या? Q एंड S, तो Q विच S, ये आपका कंस्ट्रक्टिव डायलेमा। अब इसकी फॉर्म्स देखते हैं। वैलिड फॉर्म, negation P which Q, ठीक है, सॉरी ये which Q negation नहीं है, डॉट R, नहीं सॉरी, ये तो हम वो पढ़ रहे हैं ना, कंस्ट्रक्टिव डायलेमा। ओके हाँ, तो इसका ये होगा P हॉर्शू Q डॉट R हॉर्शू S। ठीक है, P विच R। ठीक है, ये मैंने अभी आपको यहाँ समझाया था, ये इसका वैलिड फॉर्म है कि हमें क्या मिलेगा? Q और R, तो Q विच S, सॉरी S। ठीक है, अगर मैं दूसरे की बात करूं तो निगेशन P और
हॉर्सशू क्यू डॉट नेगेशन आर हॉर्सशू नेगेशन नहीं लगाते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। फिर पी वेज नेगेशन आर। कंक्लूजन हमें क्या मिलेगा, पी यहाँ पर है, नेगेशन आर यहाँ पे है ना, ये ऐसे मिल गया, ये ऐसे मिल गया, बचा क्या हमारे पास, क्यू वेज एस। ये हो गया आपका कंस्ट्रक्टिव डायलेमा। अब आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या करते हैं, in this rule consequent absorb antecedent in the conclusion by using conjunction। ठीक है, ये दिया हुआ है हमें P हॉर्सशू Q और उसके बाद P हॉर्सशू P डॉट Q। ये तो क्या कहा इसमें कि इन दिस रूल कॉन्सिक्वेंट absorb antecedent है ना in the conclusion by using conjunction। तो consequent क्या है हमारा, ये ठीक है Q। किसने इसको absorb किया, antecedent को इसने absorb किया। antecedent क्या था, P, ये लिख दिया P। किसके थ्रू जोड़ना है हमें, P के डॉट के थ्रू। ये हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन। इसके कुछ एग्जाम्पल हम बाद में देखेंगे जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तो आपको तब ज़्यादा अच्छे से ये समझ में आ जाएगा एक्चुअली। ठीक है, तो हम ये तब देखेंगे। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन क्या है, ये सबसे सिंपल रूल माना जाता है एक्चुअली। Simplification says that if two propositions P and Q are true when they are conjoined P dot Q, we may validity infer, validity infer that one of them P is true by itself। ये हम इन्फर करके बैठते हैं कि जो P है वो ट्रू है। नाउ व्हाट अबाउट Q, इज नॉट Q ट्रू फॉर द सेम रीजन। क्या हम Q को इन्फर नहीं कर सकते, yes it is। then why does simplification conclude only that P is true। एक्चुअली इसकी फॉर्म क्या है, इसकी फॉर्म ये है P डॉट Q, ठीक है, और हम सिंप्लीफाई करते हैं P को। तो कहते हैं कि सिर्फ P क्यों, Q को क्यों नहीं सिंप्लीफाई कर सकते, हम ऐसे क्यों नहीं लिख सकते P डॉट Q से हम Q को सिंप्लीफाई कर लें। So the reason is that we want to keep our toolbox uncluttered. We surely need a rule that will enable us to take conjunctions apart, but we don't need two such rules, one will suffix, है ना। कि देखिए हम लॉजिक है, हमें एक सर्टेनिटी तो लेके चलनी पड़ेगी ना। when we may need to pull some Q from a conjunction, we will be able to put it where P is now। अगर हम Q को कर लेंगे तो हम पूछेंगे P क्या है। तो now then using only one rule, कि हम या तो इसको सिंप्लीफाई कर लें या तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो अकॉर्डिंग टू लॉजिशियन हम इस फॉर्म को वैलिड मानकर चलते हैं। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन की फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया। अब जैसे इसके कुछ वैलिड फॉर्म्स अगर हैं, निगेशन P डॉट Q, तो हमें क्या सिंप्लीफाई करना है, P, और P की जगह क्या है, निगेशन P, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे। मान लो दूसरा फॉर्म है P वेज Q डॉट R, तो हम क्या सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए हम पूरे स्टेटमेंट को लेते हैं, ये पूरा P माना जाएगा। आप सिर्फ P नहीं लिख सकते यहाँ पे कि इसका P ले लिया हमने, आपको पूरा लिखना है। ठीक है ना, ये आपका कंक्लूजन है। अब इनवैलिड फॉर्म्स अगर देखें, P डॉट Q वेज R, ठीक है, और P, पहली बात तो वेज से नहीं जुड़ेगा, हमेशा सिंप्लीफिकेशन के बीच कंजक्शन होना चाहिए, डॉट होना चाहिए। ठीक है,
कोई और साइन अगर है यहाँ पे, हॉर्सशू है, इक्विवेलेंस है, तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। आपको हमेशा डॉट होना चाहिए, इधर मान लो ये डॉट से जुड़ा है, तभी आप P डॉट Q को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। Conjunction. Conjunction says that if two propositions P and Q are unknown to be true, we can put them together into one conjunctive expression. ठीक है, ये तो और भी सिंपल है कि अगर हमारे पास दो प्रपोजिशन हैं P और Q, तो हम उन्हें कंजक्ट कर सकते हैं बाय conjunction. If they are true separately, they must also be true when they are conjoined. अगर ये true है, ये true है, तो इसकी वैल्यू भी true होगी if you remember truth function. ठीक है, अब देखिए एडिशन. Any disjunction must be true if either or its disjunct is true. ठीक है, इसकी फॉर्म क्या है ये. So if we construct a disjunction P which Q using one proposition known to be true as adding to it in a logical disjunctive sense, any proposition we care to, we call this logical addition. ठीक है, यानी हम which के थ्रू कोई भी उसमें प्रपोजिशन जोड़ सकते हैं. This rule states that we can add any variable to the given premises by using which. ठीक है, बात के रूल्स थोड़ी सिंपल हैं, बट कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ आती है जब हमें एक साथ सारे रूल्स अप्लाई करने होते हैं. तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या होने चाहिए, सारे रूल्स क्लियर होने चाहिए. अगर वो क्लियर नहीं हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी. एडिशन. अब देखिए, ये तो मैंने आपको पूरे 9 रूल्स बता दिए रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस के. अब इनको मेथड क्या है इनको पुट करने का, वो भी तो ज़रूरी है. सो अ मेथड ऑफ प्रूविंग द वैलिडिटी ऑफ अ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट बाय यूजिंग द रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस. एन आर्ग्यूमेंट इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट, है ना. एक सीक्वेंस होता है, मेजर प्रेमिसेस, माइनर प्रेमिसेस, देन कंक्लूजन. सो द लास्ट स्टेटमेंट इज अ कंक्लूजन. सपोज आपको इस तरह से दिया हुआ है ना. यहाँ पे हॉर्सशू ले लेते हैं, पी मॉडस पोनेंस ले लेते हैं. ठीक है, तो कहते हैं एन आर्ग्यूमेंट इज सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट. ये रहे आपके स्टेटमेंट, मेजर प्रेमिसेस, माइनर प्रेमिसेस एंड कंक्लूजन. So the last statement is the conclusion and all its preceding statement are called premises or hypothesis. Then further, the symbol, ये जो सिंबल है ये therefore का सिंबल है. It is placed before the conclusion. ये आपको कंक्लूजन की जगह पे बनाना है. आपको therefore लिखना नहीं है, आपको therefore की जगह पे क्या बनाना है, आपको ये सिंबल बनाना है. ठीक है. Then, a valid argument is one where the conclusion follows from the truth value of premises. एक आर्ग्यूमेंट तब वैलिड होगा कि उसका जो कंक्लूजन है वो premises की ट्रूथ वैल्यू को फॉलो करे, है ना. तो ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये तो हम शुरू से पढ़ रहे हैं. एक कंक्लूजन की वैलिडिटी कैसे पता चलती है कि वो premises को फॉलो करना चाहिए. Then in formal proof of validity, some premises are given and based on that premises, conclusion is deduced with the help of these rule of inference. This method is called natural deduction. हम क्या करते हैं, हम रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस के मदद से, फॉर्मल प्रूफ ऑफ वैलिडिटी की मदद से क्या करेंगे, हम कंक्लूजन को डिड्यूस करते हैं प्रेमिसेस से. तो और वो मेथड क्या कहलाता है, नेचुरल डिडक्शन. नेचुरल डिडक्शन. उसके बाद फर्दर अ फॉर्मल प्रूफ that an argument is valid consists of a sequence of propositions such as last proposition is sequence is the conclusion of argument.
Every proposition in the sequence is either a premises of the argument or follows by logical deduction from propositions that precede in the list. कि कहने का मतलब कि आपके पास एक premises है, ठीक है, हो सकता है आपने दूसरी ड्रॉ करी और फिर उसके बाद कंक्लूजन निकाला, ठीक है, अभी ये मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, ये कोई रूल नहीं है। तो क्या होगा कि एक के बाद एक के बाद एक वो फॉलो होती जाएगी, नंबर डालते जाएंगे आप उनको। जब अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। देन the existence of such a proof show that conclusion follows logically from the premises and therefore the argument is valid। जब आप ऐसे करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो conclusion है वो premises को follow करता जा रहा है, वो conclusion आप premises के बाहर से नहीं ले रहे हैं, और तभी आपको पता चलेगा कि वो valid है। Whatever conclusion can be drawn from any given premises is written on left hand side, and while the rule and premises to which this particular rule apply to derive the conclusion used in further proof are written on the right hand side। तो ये होता है कि कंक्लूजन को हम लोग किस साइड लिखते हैं, हम जो भी हमें प्रूफ करना है वो हमारा राइट साइड पे होगा, और प्रेमिसेस जो हमारी चलेंगी वो लेफ्ट साइड पे। रूल ऑफ इन्फ्रेंस इज अप्लाई टू द होल लाइन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर बड़ा लिखा हुआ है, अगर मान लो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है ना, तो हम इस पूरे को देखेंगे, ये रूल पूरे लाइन पे अप्लाई होगा, किसी एक पार्ट पे नहीं। मान लो यहाँ डॉट है तो आप सिर्फ इस पार्ट पे रूल अप्लाई नहीं कर सकते सिंप्लीफिकेशन का, ये भी आपको पूरी लाइन देखनी पड़ेगी, और तभी सिंप्लीफाई जो होगा पी डॉट क्यू होगा। अब अगर ये आ गया तो आप इसको दोबारा से सिंप्लीफाई कर सकते हैं पी लाने के लिए। So in short, logic proofs usually begin with premises that you are allowed to assume, and the conclusion is the statement that you need to prove। ये आपका, तो in short the logic proofs usually begin with premises and statement that you are allowed to assume, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। मान लीजिए ये गिवन है हमारा एक एग्जाम्पल, P हॉर्सशू Q हॉर्सशू S P, ठीक है। ये इस तरह से आपको दिया होगा सम। जहाँ तक आपका ये कंक्लूजन लिखा है ये आपका क्वेश्चन है। ये इस तरह से नंबरिंग भी हो सकती है, नहीं है तो आप इसको कर लीजिए, ठीक है। आपको सिर्फ प्रेमिसेस को नंबरिंग करना है, कंक्लूजन को नहीं। कंक्लूजन को आपको प्रूव करना है, ये कंक्लूजन आना चाहिए लास्ट में, ठीक है, तभी आपका आर्ग्यूमेंट वैलिड होगा। अब आपको ये देखना है कि हम ऐसा कौन सा रूल लगाएं जिससे हमें इन प्रेमिसेस के थ्रू एस मिल जाए, ठीक है ना। तो उसके लिए जैसा कि मैंने कहा कि पूरे रूल 9 रूल्स आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, और वो भी समझ में आने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, अब हम लगाएंगे, अब आप देखो फर्स्ट एंड सेकेंड में, इसमें हम लगा रहे हैं, यहाँ पे आप नंबर डालिए, ये देखिए इन, अगर मैं इसको शॉर्ट में रफ में करके दिखाऊं आपको, ठीक है। तो HS क्या था, ये जो थी ना एक HS लगा रहे हैं हम, यहाँ पे स्लेंटिंग लाइन बन रहा है, तो हमें क्या मिला, P हॉर्सशू S। तो हमारी जो फोर्थ प्रेमिसेस है वो क्या मिली, P हॉर्सशू S। यहाँ पे आप लिखेंगे भी फर्स्ट एंड सेकेंड बाय HS। आपको शॉर्ट फॉर्म इसलिए दिए ताकि आपको पूरा पूरा नाम ना लिखना पड़े, ठीक है। अब HS लग गया, अब हम ऐसा कौन सा, और देखिए जब हमें रूल लगाने होते हैं तो हम पूरे प्रेमिसेस लेके चलते हैं, ऐसा नहीं है कि एक बार जो प्रेमिसेस यूज हो गई हम उसे दोबारा यूज नहीं करेंगे। अब आप लगाओ S चाहिए, ठीक है। अब देखो आप याद करो, मॉडस पोनेस क्या था, ये था Q, है ना, कि अगर हमारे पास P है तो हमें Q मिल सकता
तो आप जिस नंबर में लगा रहे हैं उसी नंबर पे आप लिखेंगे। देखिए हमारे पास ये है P हॉर्सशू Q, उसके बाद हमें P मिला है ना, तो आप लगा रहे हैं फोर्थ एंड थर्ड बाय मोडस पोनेंस। सो हमारे पास ये था P हॉर्सशू S, ये हमें फोर्थ मिला, थर्ड है हमारी P, तो हमने ये रूल लगा दिया मॉडस एंड पोनेंस, P एक साथ है तो हमें S मिल गया। फिफ्थ नंबर पे हमें मिल गया S। क्या यूज़ किया हमने यूज़ किया फोर एंड थर्ड में MP और हमें S मिल गया। इस तरह से हम रूल्स लगाते हुए कंक्लूजन को फॉलो करते हैं, कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक और अगर मैं आपको समझाऊं, P which Q horseshoe R, S which P negation S R। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये आपका कंक्लूजन, आपको R प्रूव करना है। अब R आपको यहाँ से मिलेगा है ना। अब क्या करें, अब पहले क्या करेंगे आप, अब देखिएगा सेकेंड एंड थर्ड बाय DS, सेकेंड एंड थर्ड इसमें हम लगा रहे हैं DS, तो हमें क्या मिला, इसका निगेशन है और इसको हम एज इट लिख लेंगे बाय रूल। आप अपना रूल देख सकते हैं, साइड में आप पहले सारे रूल लिख लें, बेटर होगा जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो वो रूल लिख लें। ठीक है, ये हमें P मिल गया। अब P में हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एडिशन। हमें क्या करना है एडिशन में, वेज Q, क्योंकि हमें ये लाना है। जब हमारा ये आ जाएगा तो हमें R मिलेगा MP लगा के। तो हमने ये कर दिया फोर्थ में एडिशन बाय ऐड। ठीक है, तो हमारा ये आ गया फिफ्थ नंबर पे। अब देखो आप, हमें ये मिल गया, ये मिल गया, तो हम फर्स्ट एंड फिफ्थ में बाय MP, तो हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं R को। ठीक है ना, ये हमने R, तो हमारा कंक्लूजन मिल गया ये इस स्टेप को फॉलो करते हुए। तो इस तरह से आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। कई बार हमारा 1-2 स्टेप में भी पूरा हो सकता है और कई बार हमारे 6, 7, 8, 9 डिपेंड ऑन द सम कि कौन कितना कॉम्प्लेक्स है, कौन कितना इजी है। सो रिमेंबर वन थिंग कि the pattern which proof follow are complicated and there are a lot of them. You cannot expect to do proof by following rule, memorizing formula or looking at the few example in a book. Keep practicing, कि आप सिर्फ सोच लें कि हमने रूल्स याद कर लिए और बुक के 3-4 एग्जाम्पल्स पढ़ लिए तो आपको आ जाएगा। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिस तरह की हम मैथ के सम की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तभी आपका जो मेमोरी है वो और शार्प होगी और आपको पता चलेगा क्विकली कि हमें कौन सा रूल फॉलो करना है। अभी हमारे पास ये प्रेमिसेस है और इस प्रेमिसेस में ये रूल लग सकता है और इसके थ्रू हम लगा सकते हैं। तो 9 रूल को याद करके आप बार बार एक ही सम को 4-4, 5-5 बार बिना देखे सॉल्व कीजिए। कहाँ गलती हो रही है, कहाँ हम बार बार मिस्टेक कर रहे हैं, फॉर्मूला भूल रहे हैं तो फॉर्मूला याद कीजिए। और अगर एक बार आप फॉर्मूला साइड में लिख के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कभी कभी प्रैक्टिस करते 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 फॉर्मूला याद हो जाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।